CH-77 आदमखोर यक्ष। दीपक का केबिन। सुबह के 1:30 बजे। दीपक अपनी बंदूक टेबल पर रखता है, फिर अपने केबिन के दरवाजे और खिड़की को अंदर से बंद कर देता है ताकि कोई सरकार की मौजूदगी का पता ना लगा सके। जिसके बाद दीपक अपने टेबल के पास आता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर आग जलाता है और एक दो काश मारने के बाद सरकाक्ष को कहता है, दीपक आए, बैठिए। सरकाश, बैठने के बाद, धन्यवाद। दीपक, कहिए, क्या कहने बाहते हैं आप? सरकाश, उस बात को बताने के पहले मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? दीपक, जानता हूँ। हमने ताकोश के कुछ सैनिकों को कुछ हफ्तों पहले बंदी बनाया था। उन्होंने हमें आपके और ताकोश के इतिहास के बारे में बताया और ये भी बताया कि आप लोग किसी श्राप के कारण से पृथ्वी पर कैद हो गए हैं। जहाँ ताकोश इस श्राप से मुक्त होना चाहता था, उधर आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सरकाश जी, सही कहा आपने, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और लोग इस पागलपन में मारे जाए। दीपक, सिगरेट का एक काश लगाकर, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सरकाक्ष, जब से ताकोश की सेना का आपके साथ भिड़ंत हुआ तब से मैंने अपने गुप्तचर आपके पीछे भी लगाए थे ताकि मैं आपके और आपके समूह के बारे में जान सकूं। दीपक, मुझे पता चला है कि आपने ताकोश के राज्य पर हमला करके ताकोश के लोगों को बंदी बनाया है, लेकिन ताकोश पकड़ा नहीं गया। क्या इस बात में सच्चाई है? सरकाश, आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? दीपक, कुछ दिनों पहले मेरे लोगों पर ताकोश के कुछ सैनिकों ने हमला किया था। मैं केवल ये आकलन लगा सकता हूं कि उन्होंने सिरों रान के प्राप्ति के लिए ये सब किया है। सरकाक्ष, आपने ठीक कहा, वी ताकीश के ही आदमी थे और वो लोग अभी भी उस सिरों रत्न के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे और ताकोश के बीच बहुत वर्षों से मतभेद रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उस पर कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की क्योंकि मेरे हमारे पूर्वज एक ही हैं और हमारे देवता वासुकी हैं जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन ताकोश की सोच मेरी जैसे बिल्कुल नहीं है। सरकाश, तांत्रिक साधना हमारे राज्य में वर्जित है, लेकिन ताकोश के पूर्वज हमारे ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए तंत्र साधना में महारत हासिल की। उनके तंत्र गुरु हठीनाथ के प्रशिक्षण के कारण ताकोश और उसके पूर्वज ने कई सिद्धियां प्राप्त की। हाल ही मुझे पता चला है कि वो हठीनाथ की सेवा में कार्यरत हैं और उसके महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ताकोश ने अपनी पूरी मेहनत झरोक दी है। दीपक, महत्वाकांक्षा? कैसी महत्वाकांक्षा? सरकाश, बहुत सालों पहले मैंने ये बात अपने पिता से सुनी थी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि स्यों रत्न के समान हमारे ब्रह्मांड में 6 और मनियां हैं, जिसको मिलकर एक शक्तिशाली त्रिशूल का निर्माण किया जा सकता है जो आपके हर उद्देश्य की आपूर्ति के लिए काफ़ी है। मुझे लगता है कि ताकोश इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। दीपक, और वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे दाल पर हमला किया? सरकाश, ताकोश को हठीनाथ ने अपनी सिद्धियों के जरिए 7 नाग योद्धा प्रदान किया है जो ताकोश के कार्य पूर्ति में मदद कर रहे हैं। उनमें से हर एक शक्तिशाली सिद्धि में निपुण है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं। हाल ही में उन्होंने एक पाप शरीर का शानदार कर सिरों रत्न की प्राप्ति की, लेकिन वो रान हमारे ब्रह्मांड की है या नहीं, इस पे कुछ कह पाना मुश्किल है। दीपक, और हठीनाथ के विषय में कुछ बताए? सरकाश, वो बेहद शक्तिशाली तंत्र साधक हैं। कहते हैं अपनी सिद्धियों के कारण यो अब तक अमर है, लेकिन वो कहाँ रहता है और उसकी शक्ति कितनी विशाल है, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। उस हठीनाथ के आज्ञा के कारण उसने उस गौरव को अगवा किया था ताकि वो उन्हें मणि ढूंढे मैं मदद कर सके, लेकिन मेरे और ताकोश के युद्ध में वी ताकोश के महल से भाग गया। दीपक, भाग गया? तो आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? सरकाश, नहीं, पर आपके लिए पता कर सकता हूँ। दीपक, अपनी जली हुई सिगरेट बुझाकर कहता है, शुक्रिया, लेकिन मेरी दिलचस्पी अभी ताकोश के अगले कदम पर है। हम वैसे भी गौरव के बारे में पता कर ही रहे हैं। सरकाक्ष, ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बेहद ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। ये केवल मेरा विचार है। दीपक एक और सिगरेट जलाता है। तभी सरकाक्ष अपना रूप बदल एक मनुष्य रूप ले लेते हैं और आगे कहता है, सरकाश, ये हमारी शक्ति है जिससे हम किसी का भी रूप धार सकते हैं। फिर वो हूबहू दीपक जैसे बनकर कहता है, इसी खूबी के कारण हम दुश्मन के अंदर घुस उसे खत्म कर सकते हैं। दीपक, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। सरकाश, अपने रूप में आकर, क्या हाल ही में आपकी सरकार के मंत्रियों के साथ कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है? आपको लगता है कि वो आपको पहले जैसे सहयोग नहीं करते? दीपक, बेमन से, हाँ, हाल फिलहाल में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति तो आती जाती रहती है। इसमें नई बात क्या है? सरकाश, आपको इसी बात से सावधानी बरतने चाहिए। मुझे लगता है कि लाकोश आपके विभाग की बंद करने की योजना पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसके रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा हो, जिसे हटाने के बाद उसके लिए राह आसान हो जाएगी।
दीपक, आंखें चमक उठती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसका दुश्मन हूँ। उसे अगर बदला लेना है तो मुझसे से ले सकता है। विभाग को बंद करने की योजना मुझे हजम नहीं हुई सरकाक्ष। आप ताकोश को कम आंक रहे हो। वो बहुत बुद्धिमान है और मनुष्य कार्य प्रणाली बखूबी समझता है। उसे पता है कि एक को मरेंगे तो दूसरा आ जाएगा, इसलिए उसने अपनी कार्य प्रणाली बदल दी है। शायद आपका विभाग उसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है। ये सुन दीपक चुप हो जाता है। सरकाक्ष आगे कहता है, हाल ही में वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए मेरे कारागार में धमक पड़ा और कई लोगों को भी मार दिया। उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है और आपको हर संभव प्रयास करना होगा उससे एक कदम आगे रहने के लिए। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। हम मिलकर ही इसका अंत कर सकते हैं। दीपक का ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? सरकाशः एक छोटा सा सांप निकाल दीपक के टेबल पर रखता है और देखते देखते ये पत्थर का बन जाता है। इसको अपने पास रखिए, जब भी जरूरत हो इसको तोड़ दीजिएगा। मैं आ जाऊंगा, अभी मुझे चलने की इजाजत दीजिए। ये कहकर सरकाक्ष यहाँ से गायब हो जाता है। अपने आप को अकेला पाकर दीपक कहता है, दीपका गायब हो गया। लगता है ये वही शक्ति है जो ताकोश के पास भी है। अगर सरकाक्ष सही कह रहा है तो ये खतरे की बात है। ताकोश पर भरोसा करना मुश्किल है। मुझे अपने मंत्रियों पर पहरा बिठाना होगा ताकि मैं इसका प्रमाण इकट्ठा कर सकूं। मनाली के रेलवे फाटक के पास शाम के 5 बजे युक्ति, रोहन और इसके दो सीनियर अफसरों के साथ शहर से दूर एक रेलवे फाटक के पास आए हुए हैं। कुछ पुलिस के सीनियर अफसर भी उनके साथ हैं और सभी एक लोकल बस का मुआयना करने आए हैं जो रेलवे फाटक के पास खाई में गिरी हुई पाई गई। सीनियर इंस्पेक्टर, इसके अफसर और युक्ति को देखकर, मैं बस जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की लोकल बस है जो 3 दिन पहले खाई में गिर गई। ये हादसा रात के 2 से 3 बजे के बीच में हुआ होगा। उक्ते खाई में गिरने की वजह सीनियर इंस्पेक्टर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर हमारे गिरफ्त में है लेकिन हादसे में उसे बहुत चोटें आए हैं। युक्ति बस की ओर देखती है जहां रोहन बस के अंदर और बाहर से तस्वीरें ले रहा है। युक्ति और दूसरे इसके अफसर खाई में उतरते हैं और बस का मुआयना करते हैं। युक्ति के साथ खड़ा एक इसका अफसर कहता है, इसका अफसर ड्राइवर के स्टेटमेंट के हिसाब से उसकी गाड़ी पर किसी पक्ष ने हमला किया था। उक्ते पक्ष ने? इसका अफसर, हाँ, इस जगह बहुत सारी लोक कथाएं गढ़ी गई हैं यक्ष के लिए। कहते हैं कि पहाड़ों के पास और झरनों के किनारों पर उनका वास होता है और अपने गड़े खजाने की रक्षा हेतु वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे आर्काइव्स में भी इनके रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो संदेहजनक हो सकते हैं। रोहना, युक्ति और इसके अफसर के पास आकर, कोई खून के ट्रेसेस नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सुपरनेचुरल फोर्स का काम है। कुछ बदमाशों का ये काम हो सकता है। मुक्ति हो सकता है लेकिन किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिलना संदेहजनक है। हमें उस ड्राइवर से मिलके इसके बारे में पता करना ही होगा क्योंकि वही हमारा इकलौता गवाह। CH-78 बली, अश्वत्थामा के गुफा के पास का जंगल। सुबह के 6 बजे गौरव और अश्वत्थामा के बीच युद्ध का प्रशिक्षण हो रहा है। गौरव की आंखों में पट्टी बंधी गई है और गौरव को अश्वत्थामा के आवाज पर ध्यान लगाकर अश्वत्थामा पर हमला करना है। पर हर बार अश्वत्थामा गौरव से बात करने के वक्त उस जगह से हट जाते हैं जिसके कारण गौरव छिड़के कहता है, गौरव ये आंखों पर कौन पट्टी लगता है? आपको आवाज से ढूंढ पाना कितना कठिन है? अश्वत्थामा, देखी हुई चीज कभी कभी मिथ्या होती है, इसलिए अपने बाकी के इंद्रियों पर बराबर नियंत्रण रखो। गौरव अश्वत्थामा से बात करते करते उनकी ओर लपक के अपने तलवार से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन अश्वत्थामा वहां से तुरंत हट जाते हैं। गौरव अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। गौरव, ऐसे तो मैं कभी भी किसी पर भी हमला नहीं कर पाऊंगा। कोई है जिसने इस कला पर महारत हासिल की हो? अश्वत्थामा, हाँ, एक था, पृथ्वीराज चौहान। मैंने उसे शब्द भेदी सिद्धि सिखाई थी और जिसके कारण वो उस कला में महारत हासिल कर ली थी। ये निरंतर अभ्यास से ही मनुष्य निरंतर तभी एक जोरदार वार गौरव अश्वत्थामा पर करता है जिसे बाल बाल अश्वत्थामा अपने तलवार से रोकते हैं। गौरव, वाह, मैंने हमला आखिरकार कर ही लिए। अश्वत्थामा, सोचते हुए, इसने मेरा पता तो बहुत जल्दी लगा लिया। इसकी निरंतर बात करने की रणनीति आखिरकार काम आ ही गई। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है। गौरव गौरव को देखकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अब मेरे हमले की बारी है, तैयार हो जाओ। गौरव अपने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर, क्या इतनी जल्दी? मैं तैयार नहीं है। अश्वत्थामा निरंतर गौरव पर वार करता है जिसके कारण गौरव घबरा जाता है और ऐसे वैसे कर अनुत्थामा के कुछ हमलों से बच जाता है। तभी अनुत्थामा के तलवार की नोक गौरव के हाथों को बुरी तरह गया कर देती है और फिर प्रशिक्षण स्थगित हो जाता है। खून निकलता देख अश्वत्थामा कहते हैं, अश्वत्थामा, अगर तुम घबराओगे तो तुम्हारे लिए ध्यान देना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा।
अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दो और अपनी इंद्रियों की शक्ति जागृत करो। इस काला को ही क्षेत्र रम्य कहा गया है, जिसके कारण तुम्हें अपने क्षेत्र का ज्ञान होता है। परंतु जब तक अनुत्थामा कहते कहते रुक जाते हैं, यो देखते हैं कि अपनी पनकेट से एक रुमाल निकाल गौरव ने अपने जख्मी हाथों पर बांध दिया है, जिसके कारण रक्त गिरना बंद हो गया है। फिर अपनी तलवार को उठाकर गौरव खड़ा हो कहते हैं, गौरव ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। थोड़ा घबरा जरूर गया था, पर अब मैं अपनी पूर्ण एकाग्रता से लड़ूंगा। अश्वत्थामा मुस्कुराकर, बहुत बढ़िया, तो मेरे हमले को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर अश्वत्थामा अपनी तलवार के साथ गौरव पर प्रहार करने के लिए भागते हैं। एक घने जंगल के बीच सुबह के 10 बजे, एक घना जंगल जो पूरी तरह से पेड़ों से भरा हुआ है और जहां बेहद शांति है, किसी जीव जंतु की कोई आवाज सुनाई ही नहीं देता। उस जगह एक आदमी की पेड़ से बंधा हुआ है और उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई है। वो नम्र व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी बेहद ही मजबूत है। उसके आसपास कुछ लोग घायल पड़े हैं और उस आदमी की आहतों के बावजूद उठ नहीं रहे। उस बंधे हुए आदमी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं और उसकी छटपटाहट देख ऐसा लग रहा कि मानो उसे किसी चीज से अपनी जान को बचाना है। तभी एक जोरदार हवा चलता है और उसके समक्ष 4 दानव आके खड़े हो जाते हैं। उनकी लाल आंखें हैं, 2 भयानक दांत मुंह से बाहर निकले हुए हैं, शरीर पर रक्षा के लिए काले बालों का एक समूह है और हाथों में एक भाला है। उनकी लंबाई केवल 4 फीट है, लेकिन उनका भयावह रूप किसी के भी रूप को डराने के लिए काफी है। उन दानवों को देख वो रोता हुआ आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है। रोता हुआ आदमी मुंह पर बंधे कपड़े होने की बावजूद कहता है, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, लेकिन उसका मुंह बंद होने के कारण उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। उन पक्षियों में से एक अपने हाथ से एक बीज उत्पन्न करता है और उस आदमी के मुंह की पट्टी खोलता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है, आदमी कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। उसको मुंह चिल्लाता देख उसके पास खड़ा पक्ष अपने शक्तिशाली हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो आदमी कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसके मुंह में वो बीज डाल देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी रस्सियों को तोड़ उस आदमी को घसीटते हुए जंगल के मध्य में ले जाया जाता है, जहां पेड़ों से घिरा हुआ एक खुला मैदान है और जमीन पर बहुत सारे गड्ढे हैं। उन गड्ढे में से एक गड्ढे के पास सभी पक्ष आ खड़े होते हैं और उनमें से एक यक्ष दूसरे पक्ष को, जो घायल इंसान को पकड़ के खड़ा है, कहता है, दूसरा यक्ष डालो इस दुर्भागी को इस गड्ढे में। वो यक्ष उस बेहरा आदमी को उस गड्ढे में डाल देता है और सभी उस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, जिसके बाद सभी हाथ जोड़ मंत्र पाठ करते हैं और उस गड्ढे के अंदर एक चमकदार प्रकाश के कारण वो हिस्सा रोशनी से भर जाता है। उसके अंदर गाड़ा गया आदमी धीरे धीरे एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसके आंखों, कान, नाक, मुंह से पेड़ों की शाखा निकलती हैं और वो पूरा आदमी पेड़ में तड़प तड़प के बदल जाता है और एक विशाल पेड़ उस गड्ढे से बाहर निकाल के खड़ा हो जाता है। फिर सभी पक्ष मंत्र जाप करना बंद करते हैं और उनमें से एक और यक्ष बोलता है, तीसरा पक्ष बाकी सारे गड्ढों की भी भर देते हैं। मनाली का सरकारी अस्पताल, दोपहर के 12 बजे। युक्ति, रोहन और 2 अन्य इसके अफसर अस्पताल के बाहर गाड़ी से उतरते हैं, अस्पताल के अंदर जाते हैं। फिर सभी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में जाते हैं, जहां पर वो ड्राइवर आराम कर रहा है। एक्सीडेंट के कारण उसके हाथ और पैर पर पट्टियां बंधी हैं, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर। इसका एक अफसर उसके पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है। सीनियर अफसर, कैसे हो जगदीप? जगदीप उठ के बैठता है, ठीक हूँ साथ। युक्ते उसके पलंग के पास के चेयर में बैठ जाती हैं, आप आराम कीजिए, ज्यादा हिलिए दुलिए नहीं। जगदीप, नहीं मैडम जी, अब शरीर ठीक है, तेज आदमी हूँ, बचपन से मजदूरी की, यूं एक जगह बैठने की आदत नहीं, उस एक्सीडेंट के कारण पलंग में पड़ा हूँ। दूसरा इसके अफसर, ठीक है, हम पुलिस से हैं, आपके एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने आए हैं। जगदीप, हो बोलिए ना, क्या पूछना है? युक्ति, अपने बारे में बताओ। जगदीप जी, मैं पालमपुर से हूँ और काम के लिए मनाली आया हूँ। मेरे पिताजी बचपन में चल बसे थे और मेरी माँ और 2 बहनें हैं जिनकी शादी करानी है। पढ़े लिखे नहीं की, बचपन से परिवार चलाने के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ सालों से मनाली में रह रहा हूँ। युक्ति, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उसे थोड़ा संक्षेप में बताओ। जगदीप, उस रात हम मनाली से शिमला के लिए निकल रहे थे और ये लगभग 11:30 से 12 बजे की घटना है। मैं बस चला रहा था और लगभग 19 से 20 लोग मेरे बस में सवार थे। जब हम मनाली शहर के सरहद को पार कर गए और हम रेलवे फाटक के पास आ गए थे। पिछले कुछ दिनों से मैं नॉन स्टॉप बस चला रहा था, इसलिए बीच बीच में मेरी आंख लग जाती, तो मैंने सोचा कुछ घंटे पीछे के सीट मन सो जाते हैं और मेरी जगह बस छोटू चला रहा था। रोहन, छोटू कौन?
जगदीपा मेरा हेल्पर है जी, मेरी मदद करता है और बहुत अच्छी बस भी चला लेते हैं। रोहन ठीक है, आगे क्या हुआ? जगदीपा मेरी आंख लग गई। अचानक से एक जोर के झटके से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि छोटू से बस डिसबैलेंस हो गई और रास्ते से उतर बस खाई में जा गिरी है। मेरे बस में अफरा टाफरी मच गई और कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। मैंने सबसे बातचीत की और सबको दूसरी गाड़ी इंतजाम करने का भरोसा भी दिया। मैंने छोटू को उसके ड्राइविंग के लिए बहुत डांटा, लेकिन उसने कहा कि अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ आ गया जिसके कारण से उसने ब्रेक लगाई। बहरहाल मैं खाई से ऊपर चढ़ा और रास्ते पर आया, लेकिन मुझे वहां रास्ते के बीचों बीच कोई पेड़ नहीं दिखा, लेकिन उधर गड्ढा जरूर हो गया था। मैंने अपने मालिक को फ़ोन लगाया और सब बता दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी बस की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा। जगदीप तो फिर मैं नीचे गया कि सबको इस बारे में बता सकूं, लेकिन बस में जाने के बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने बस के पास बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला, बल्कि छोटू भी वहां नहीं था। मुझे एक भी से खुशबू उस बस के अंदर महसूस हुई और मुझे ये एहसास हो गया कि हो ना हो इनके पीछे यक्षों के ही हाथ हैं। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और उनको सारी बात बता दी, लेकिन उन्होंने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया। युक्ति, तुम्हें क्यों लगता है कि इनके पीछे यक्षों का हाथ हो सकता है? क्या तुमने बस से निकलने या अंदर जाने के पहले कुछ देखा था? जगदीप, यक्ष बेहद ही खतरनाक प्राणी होते हैं और वो मनुष्य का शिकार करते हैं। उनको पेड़ों और पौधों पर नियंत्रण होता है और कहते हैं कि मनुष्यों को मारकर उन्हें पेड़ बना देते हैं। CH-79 परिस्थिति युक्त उठ के कड़ी हो जाती है। शुक्रिया, आपके समय। युक्ति उठती हैं और उस ड्राइवर के पर्सनल वार्ड से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे रोहन और अन्य इसके अफसर आते हैं। सभी गाड़ी में बैठते हैं और उस अस्पताल से चले जाते हैं। एक अफसर युक्ति को पूछता है, सीनियर अफसर क्या हुआ, तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? युक्ति, सर हमें सच चाहिए, कोई किवदिती नहीं। उसकी बातों से हमें किसी प्रकार का कोई क्लू भी तो नहीं मिल रहा है। अगर वो सच भी बोल रहा है, फिर भी हमें ये नहीं पता कि किसने इतने लोगों को अगवा किया। सीनियर अफसर, तो क्या उस ड्राइवर को छोड़ दे? रोहन, ड्राइविंग करते हुए नहीं, उसे कुछ दिन और हिरासत में रखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सीनियर अफसर, ठीक है। दूसरा सीनियर अफसर, तो फिर अब आगे क्या करें? युक्ति, हमें थोड़ी और छानबीन करनी होगी। क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? दूसरी सीनियर अफसर, एक बांदा है, डॉक्टर हरी श्रीवास्तव, वो शायद हमारी मदद करे। युक्ति, ठीक है, उधर चलते हैं। हरी का बंगलो। दोपहर के 2 बजे डोरबेल बजता है और एक वृद्ध पुरुष जिसकी उम्र 50-55 साल होगी वो दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के सामने इसके अफसर युक्ति और रोहन खड़े हैं और उनमें से एक अफसर अपनी एड कार्ड दिखा के कहता है, इसका अफसर डॉक्टर हरी श्रीवास्तव, हम इससे हैं, आप से कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हरी श्रीवास्तव एड कार्ड देखने के बाद, आइए। घर के नौकर सबको चाय परोसते हैं। चाय के प्याली उठाने के बाद डॉक्टर हरी कहता है, डॉक्टर हरी श्रीवास्तव, बहुत दिन के बाद इसके अफसर मेरे घर पर आए हैं। आखिरी बार दीपक से मेरी मुलाकात हुई थी, हमने साथ में काम किया था। रोहन, कौन से केस में अपने काम किया? डॉक्टर हरी श्रीवास्तव, मैं एक बॉटनी का प्रोफेसर हूं और मैंने बहुत सालों तक पेड़ पौधों का अध्ययन किया है। आज से 20 साल पहले कई लोग घाटी से गायब हो रहे थे, उसी सिलसिले मैंने इसका साथ दिया था। युक्त, इसके अफसर को देखकर, क्या ये पहले भी हो चुका है? सीनियर अफसर हो, आज से 20 साल पहले भी ऐसे हादसे हुए। कुछ लोगों को पास के गांव से लापता हो गए थे। तब दीपक सर केस की अगुवाई खुद ही कर रहे थे। तब उन्होंने हरी के साथ मिलकर केस में काम किया। हरी जो इस प्रांत से आते हैं, उन्हें आसपास के माहौल के बारे में पता था। युक्त, हरी को देखकर, तो क्या वो केस सुलझा? हरी, नहीं, कई हफ्तों तक हमने इस केस की छानबीन की, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया, सिवाय एक चीज के। युक्त, कौन सी चीज? हरी, एक भीनी प्रकार की खुशबू हमें उस हर जगह से मिलती जहां से लोग लापता हुए। रोहना, उस ड्राइवर ने भी किसी प्रकार की भीनी खुशबू के बारे में बात की थी। युक्त, हरी को देख के, वो किस प्रकार की खुशबू थी, क्या आप बता सकते हैं? हरी, वो किसी प्रकार का द्रव्य हो सकता है जो किसी को बेहोश करने में काम आता है, बिल्कुल क्लोरोफॉर्म जैसा, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। हालांकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में मुझे अब तक पता नहीं। युक्त, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? हरी, मैं कुछ तय तौर पे कह नहीं सकता, लेकिन लोगों को मानना है कि इन हमलों के पीछे यक्षों का हाथ है। हर 20 साल में वो लोगों का शिकार करने गांव और शहरों में आते हैं और अपना काम चुपचाप करके निकल जाते हैं। उन्हें किसी को भी आते या जाते नहीं देखा। रोहन, ये यक्ष है कौन? क्या आप हमें इसे थोड़ा संक्षेप में
बता सकते हैं। हरी, मैंने बहुत साल पक्षों पर अध्ययन किया और घोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की। यक्षों का उल्लेख सबसे पहले लंका से आता है। यक्षों के राजा कुबेर और राक्षस राज रावण दोनों ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, जो दो अलग अलग पत्नियों से जन्मे थे। यक्ष एक बेहद ही शक्तिशाली जीव हैं और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, ये देवताओं के सामान हिमालय के पहाड़ियों और जंगलों के पास निवास करते हैं और बड़े तेजस्वी होते हैं। दूसरी श्रेणी उन यक्षों की होती है जो जंगलों और तालाबों के पास रहते हैं और उनके पास पेड़ पौधों को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। और तीसरी श्रेणी भयानक यक्षों की होती है और राक्षसों के भांति लोगों का शिकार करती है। एक ही श्रेणी पहले 2 श्रेणियों के सामान साथ में नहीं रहती और उन लोगों का शिकार ज्यादा करती है जो जंगल में खो गए हैं या अकेले यात्रा कर रहे हैं। हरी, इन सभी से हटकर एक अन्य शाखा होती है पक्षिणी की, जो यक्षों के समान शक्तिशाली होती हैं और इनके विचार के आधार पर ये परोपकारी या दुष्ट हो सकते हैं। तांत्रिक क्रियाओं में इनका अहम योगदान है। युक्ति, कोई सलाह है इस परिस्थिति को सुझाने के लिए? हरी, नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता। युक्ति, चीड़ के, तो क्या हम लोगों को मरने दे? हमें कुछ तो करना होगा। मेरा सुझाव है कि हम आसपास के जंगल में छानबीन करें ताकि कुछ कनू तो मिल सके। हरी, नहीं, मेरा सुझाव ये नहीं होगा। वो जंगल उन मायावी यक्षों का घर है और उनसे बचने का कोई उपाय नहीं। रोहन, फिर हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हरी, सोच के, एक रास्ता है। एक आदमी हमारी मदद कर सकता, लेकिन उसके लिए हमें सांगला के लिए निकलना होगा। युक्ति, ठीक है, इस केस को सुलझाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। गृह मंत्री का वेबिन शाम के 5 बजे। गृह मंत्री के केबिन में 2 मंत्रीगण, संतोष सहाय और कर्लीज ब्रिगेजा, उपस्थित हैं और उनके साथ दीपक भी उस कमरे में मौजूद हैं। संतोष सहाय, नहीं, मैं नहीं मानता। इस एक फील्ड यूनिट हैं और दीपक इस यूनिट को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। इतने लोग इस यूनिट के मिशंस में मारे गए। मैं चाहता हूं कि इस यूनिट को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। कर्लीज ब्रिगेजा, हाँ, इसकी गतिविधियां इतनी प्रभावी नहीं हैं। हमने जितना खर्च किया उससे हमें हमेशा काम ही परिणाम मिले हैं। गृह मंत्री, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये यूनिट हमारे लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। दीपक के अफसर पूरी तरह से वफादार हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो हमें रिजल्ट्स दे सके। पैसों की नंगी होने के बावजूद कर महत्वपूर्ण मिशंस दीपक ने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया है। हम यूं ही इस यूनिट को बंद नहीं कर सकते। संतोष, खड़े होकर, गृह सचिव जी, इस तो बंद हो रहेगा, आप चाहे या ना चाहे। ये कहकर संतोष उठ के दरवाजे की ओर चल देते हैं और दीपक को देख रुक जाते हैं। मैं तुम्हारी ये सकस ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दूंगा। इतने सारे रिसोर्सेज और पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुमने गृह मंत्री पर कौन सा जादू करके रखा है जो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दीपक, मैंने अपना काम हमेशा ईमानदारी से की है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं और मेरे अफसर जी जान लगा देते हैं मिशन को सफल बनाने में। संतोष, बात ईमानदारी की नहीं, संचालन की है और इसमें तुम बुरी तरह से असफल हो रहे हैं। ये कहकर संतोष दरवाजा खोल वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे कर्लीज भी केबिन से निकल जाते हैं। दीपक गृह मंत्री के पास आते हैं, जो बेहद ही तनाव में हैं। दीपक का, सर, शुक्रिया मेरी यूनिट को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज सर, इस यूनिट को बंद मत कीजिए। गृह मंत्री, दीपक, मैं तुम्हारे मेहनत और जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि संतोष दूसरी पार्टी का है और बहुत समय से तुम्हारे विभाग को बंद करने की बात उठा रहा है। मुझे जल्द ही पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित कर इसको सेपरेट डिवीजन बनाना होगा ताकि तुम सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर सकी। तब तक के लिए इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दीपक का, शुक्रिया सर। ये कहकर दीपक बाहर चला जाता है और अपने फोन से किसी को कॉल लगा के कहता है, दीपक, स्टेटस इसका एजेंट संतोष और कर्तस की गतिविधि पर नजर रखते हुए इट्स ऑन, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। दीपक का, बहुत बढ़िया, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इसका एजेंट, यस सर। कॉल डिस्कनेक्ट कर दीपक गृह मंत्री के ऑफिस से बाहर चला जाता है। उधर अंदर गृह मंत्री अपने केबिन में अकेले बैठे हुए हैं और इसकी फाइल रिव्यू करते कहते हैं, गृह मंत्री, इस एक बहुत बढ़िया डिवीजन है, लोग अच्छे हैं और मेहनती हैं, लेकिन अफसोस तुम्हें बंद होना होगा। अचानक से गृह मंत्री की आंखों का रंग बदल जाता है। एक बार तुम्हारी यूनिट बंद हो जाए, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मरूंगा। CH80 दखल, सांगला गांव, अगली सुबह 7 बजे। युक्ति, रोहन, 2 इसके अफसर और हरी सांगला आए हैं उस आदमी से मिलने के लिए। कुछ गांव वालों से बात करने की बात, वो उस गांव जा रहे हैं ताकि उस आदमी से मिल सके। हरी सबको कहता है। हरी,
इस आदमी का नाम बंसी है। इसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे तो इसके चाचा ने इससे पाल पोष कर बड़ा किया। ये एक गरिया और मुरली बहुत ही बढ़िया बचता। युक्ति, लेकिन हम उसके पास जा क्यों रहे हैं? हरी, कहा जाता है कि उसके अंदर यक्षिणियों का वास है। उसके मुरली बजाने की खूबी के कारण यक्षिणियों ने उसे नहीं मारा, और कहा तो ये भी जाता है कि यक्षिणी उसके साथ रात बिताने आती है। इसका अफसर, वाह, इसका मतलब उसने कभी शादी नहीं की होगी। हरी, सही कहा। उसके परिवार को दबाव में आकर उसने शादी की थी जरूर, लेकिन 2 दिन में उसकी पत्नी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते हैं। उसके चाचा हाल फिलहाल में गुजर गए। अब वो अपने गांव में अकेले रहता है और भेड़ों को चारा कर गुजर बसर करता है। सांगला का जंगली इलाका। सुबह के 9 बजे एक घने जंगल के बीच पड़ों में 3-4 बेहद खूबसूरत स्त्री पेड़ों पर हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं और एक दूसरों के साथ खेल रही हैं। उनके शरीर और चेहरे पर अजीब सी रौनक है और सभी की सुंदरता 16 साल की लड़कियों के समान है। और उनके काले बाल कमर तक लंबे हैं। उन लड़कियों के पास उड़ने की शक्ति है और सभी उस जंगल के पास में बने झील के पास सभी एक एक कर उतरते हैं नहाने के लिए। सभी मुस्कुराते हुए नहा रहे हैं। तभी दूर बैठी एक स्त्री को देख उस समूह के एक लड़की तालाब से निकल उस दूसरी लड़की के पास जाती है। पहली यक्षिणी, अरे कमल, कहाँ खो गई हो? ना ही तुम हमारे साथ खेल रही हो और ना ही मुस्कुरा रही हो। आज तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अलग है। क्या हुआ तुम्हें? कमला, कुछ नहीं हुआ। सुदक्षिणा हंसकर, अरे तुम्हारी सखी हूं मैं, तुम्हारे हर नब्ज को पहचानती हूं मैं। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? इतनी उदास क्यों बैठी है? कमला, हम यक्षिणी हैं, शक्ति से परिपूर्ण, और हमारी इच्छा के सामने कोई आवाज नहीं उठाते, लेकिन इसके बावजूद मन बेहद ही खिंच रहने लगा है आजकल। समझ में नहीं आता है क्या हो गया मुझे। सुदक्षिणा, खिंच रहने लगा है? तुम्हारा मंत्र? किस चीज की कमी है तुम्हें? धन, धन्य, शक्ति और अथाह सुंदरता। और किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हारी सुंदरता के लिए तो यक्ष और गंधर्व लालहित रहते हैं, तो मेरी कमल को किस बात की परेशानी? कमला के चेहरे पर हाथ लगाकर अपनी ओर करती है। मुझे क्या चाहिए तुझे? तेरे चरणों में होगी तेरी इच्छा। कमला, सखी, मुझे एक साथी की तलाश है। सुदक्षिणा, बस इतनी सी बात। आज शाम तक तेरे चरणों में एक पुरुष पड़ा होगा। कमला, मुस्कुराकर, उसकी दरकार नहीं, मैंने अपना पुरुष चुन लिया है। उसका नाम है रोहन। आज ही वो मनुष्य के गांव आया है। बहुत जल्द मैं उसे अपने गिरफ्त में कर लूंगी। बंसी का घर। सुबह के 9 बजे हरी सबसे पहले गाड़ी से उतर के, लगता है बंसी का घर आ गया, वो पास के झोपड़े में अकेले चला जाता है। उसके पीछे इसके अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं और आखिर में उतरते रोहन और युक्ति आसपास के गांव की खूबसूरती देख के कहती हैं, युक्ति, कितनी बढ़िया जगह है। रोहन, ही बेहद सुंदर। युक्ति रोहन को देख के, रोहन, कितने बदलाव आ गए हैं हमारी जिंदगी में। संगीता नहीं रही, गौरव का कुछ भी आता पता नहीं, विमल वो नहीं जो हम सोचते थे, और सुनैना हर दिन संघर्ष करती है अपने शरीर और दिमाग के साथ। मुझे कभी कभी लगता है कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे दोस्तों के साथ ये सब हुआ। हरी झोपड़े के पास खड़े होकर किसी आदमी से बात कर रहा है और उसके साथ अन्य इसके अफसर खड़े हैं। युक्ति की बात सुन रोहन कहता है, रोहन, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं जब इन बातों के बारे मैं सोचता हूँ कि काश मैंने गौरव की सलाह सुन ली होती है। इतना बुरा तो नहीं हुआ होता हमारे साथ आज कल। मैं इन बातों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। युक्ति मुस्कुराकर, इसलिए आजकल बहुत हंसी छूट रही है तुम्हारी। सुनैना ने कहा था मुझे कि रोहन बदल चुका है। वो आजकल हंसता और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। रोहन, और मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? युक्ति, भविष्य में क्या लिखा है किसे पता, बस जो हो रहा है होने दो। युक्ति अपने पॉकेट से सुनैना का सिक्का निकालती है। अरे, ये सिक्का तो सुनैना के पास था, उसने तुम्हें कब दिया? युक्ति, 2 दिन पहले। वो कह रही थी कि जब वो इसके बिना रहना पसंद करेगी। पिछली बार उसे इसके कारण उसे बहुत प्रॉब्लम आई थी। रोहन, हाँ, ये सिक्के के कारण। सुनैना ने अपने अंदर की एंटिटी की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे ये सिक्का अपने पास रखना चाहिए था। उस डायन का कोई भरोसा नहीं है। युक्ति तभी फाटक से वो सिक्के वाली ताबीज रोहन के हाथ में बांध देती है। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? युक्ति, कुछ भी हो जाए, इसे अपने शरीर से अलग मत करना, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और वैसे भी, मुस्कुराकर, पक्षिणी मदों का खून पीना पसंद करते हैं। दोनों हंसते हैं, जिसके बाद हरी जोर से छिलके कहता है, इक्वल्स हरी, आप लोग उच्च क्या कर रहे हैं? अंदर आए, में बंसी इंतजार कर रहा है। हरी की बात सुन दोनों युक्ति और रोहन हरी के साथ मिलकर झोपड़ी में जाते हैं, जहां एक 55 साल का व्यक्ति अपनी बहन के साथ रहता है। अब तक हुए सारी घटनाओं का विवरण हरी ने बंसी को दे दिया है और उससे वो मदद मांगने वहां आया था, ताकि बंसी यक्षिणी की शक्ति के सहारे उन गायब
हुए लोगों का पता लगा सके, लेकिन बंसी उन्हें माना करते हुए कहता है, बंसी नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हरी, पर क्यों? बंसी, मैं पक्षिणी बाधा से 40 साल से जूझ रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को इनके चंगुल से छुड़ाया है। और आप चाहते हैं कि मैं इस फजीयत पर फिर से पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? आप लोग तो अपने जवाब पाकर निकल जाएंगे, फंस तो मैं जाऊंगा। हरी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। 20 से ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं और शायद और हो, हमें इसे हर हाल में सुलझाना है। बंसी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बलि का बकरा इक्वल्स बनूं। आपको पता नहीं कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं मुझे यक्षिणी के कारण। युक्ति, ठीक है, आपकी मर्जी, हम आपको इसके लिए आप पर बाल नहीं देंगे। हरी, क्या कह रही हो? युक्ति, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है हमारे पास। बंसी ही हमारी मदद कर सकता है। युक्ति, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन किसी के प्राण को खतरे में डालकर मैं ये काम किसी से करवाना नहीं चाहती। जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी, हमें इनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। ये कहकर युक्ति झोपड़े से बाहर निकलने वाली होती है, तभी बंसी उसे कहता है, बंसी, तुम उस जैसे बिल्कुल नहीं हो। युक्ति, किसके जैसे? बंसी, दीपक, जो पिछली बार हरी के साथ यहाँ आया था। इन लोगों ने कुछ लोगों को इंड निकाला था और जो अधमरे पड़े हुए थे वो ना ही जीवित थे ना ही मृत, उनकी आत्माएं एक आयाम में कैद थी। तब हरी और दीपक ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं उन्हें जिंदा करूं, जो मैंने यक्षिणी की शक्ति से किया। लेकिन इसके बाद वो पातना सहने के लिए ये दोनों मुझे अकेला छोड़ गए। हर रात मेरे लिए बेहद तकलीफ भरी होती और धीरे धीरे कर मेरे सभी निकटम संबंधियों को उन यक्षिणियों ने मार दिया। युक्ति, फिर क्या हुआ? बंसी, मेरी हालात देख एक ओझा का सहारा लिया गया, जिसने अपने झाड़ फूक से मुझे ठीक किया और ताबीज़ मेरे गले में बांध दी ताकि उन दुष्ट शक्तियों से दूर रह सकूं। 22 साल हो चुके हैं और उस दिन के बाद आज तक मेरे नज़दीक किसी पक्षिणी का साया तक नहीं पड़ा। लेकिन आपकी मदद करने के लिए मुझे अपनी ताबीज उतारनी होगी और उस यक्षिणी का आवाहन करना होगा, तभी आपके सवालों का जवाब मिल सकता है। रोहन, इस आवाहन की प्रक्रिया क्या है? बंसी, मैं अपनी मुरली की तान से उन्हें बुला सकता हूँ। मेरी मुरली की धुन सुनकर वो जंगल में कहीं भी हो भागते हुए मेरे पास आ जाएंगी। रोहन, क्या मुरली बजा के उन्हें तुम बुला सकते हो? हरी, ये मजाक नहीं कर रहा है रोहन, हमने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये जंगल के बीचों बीच बैठ मुरली बजाता है, जिसके कारण इसके शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। पहले इसकी उम्र एक 16 साल के बच्चे के समान हो जाती है, जो ये दर्शाता है कि यक्षिणी इसके शरीर में घुस चुकी है। उसी परिवर्तन और शक्ति के कारण हमने बहुत से लोगों को जीवन दान दिलवाया था, लेकिन इसकी कीमत के तौर पे बंसी को अपना शरीर यक्षिणी के हवाले करना पड़ा था। तब हमने बहुत प्रयास किया था यक्षिणी को बंसी के शरीर से अलग करने का, लेकिन हम विफल रहे। रोहन, तो क्या आप ये ताबीज़ पहन उस यक्षिणी को नहीं बुला सकते? बंसी, ताबीज़ को पकड़कर नहीं, इस ताबीज़ की बदौलत वो यक्षिणी मुझे छू नहीं सकती। इसका अवसर तो बंसी की मदद के बजाय हमारे पास कोई और चारा नहीं है। रोहन, एक रास्ता है, हमें बलि के रूप में किसी और को ढूंढना पड़ेगा बंसी को देख के। लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी बंसी। लेकिन बलि बनेगा कौन? कौन अपनी जान जोखिम में लगा सकता है? रोहन, मैं बनूंगा बलि का माध्यम।